बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज चैप्टर 9 में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि नमप्लाटी में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट बोर्ड्स के डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं या आगे आ सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा सादा सा है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में 4 मरतबा आ चुका है। व्हाट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। उनमें एक सिस्टम ऐसा है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल रिलेशनशिप्स और उनके मोड ऑफ ओरिजिन की बुनियाद पर क्लासिफाई किया जाता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का आपस में नेचुरल रिलेशनशिप क्या है और उनका मोड ऑफ ओरिजिन क्या है। दूसरे लफ्जों में हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स को उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बुनियाद पर क्लासिफाई करना फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये भी 2 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। मेरे बेटे, आपको इल्म है प्लांट्स की 2 बड़ी डिवीजंस हैं, ब्रायोफाइट्स और ट्रेकियोफाइट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को ब्रायोफाइट्स कहा जाता है और वेस्कुलर प्लांट्स को मेरे बेटे ट्रेकियोफाइट्स कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली बात ये जहन में रख लीजिए कि ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स हैं, वो सबसे पहले प्लांट्स हैं जिन्होंने टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया। सो ब्रायोफाइट्स वर फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज द लैंड। ये बात अच्छे तरीके से जहन में बिठा लो कि पहले एक्वाटिक प्लांट्स थे, सबसे पहले जिन्होंने लैंड हैबिटेट को अडॉप्ट किया वो ब्रायोफाइट्स हैं। यानी ये एजाज सबसे पहले ब्रायोफाइट्स को हासिल है जमीन पे, खुश्की पे रहने का। उसके बाद बेटे दे आर फ्लावरलेस एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। इनके अंदर फूल नहीं होते और जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज भी नहीं होते। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज नहीं होते उन्हें नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं और ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। इट्स ओके मेरे बेटे। अगला पॉइंट देखिए, ब्रायोफाइट्स के अंदर गमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेट होती है, इंडिपेंडेंट और डोमिनेट होती है। आपको इल्म है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 2 जनरेशन होती हैं, एक को गमीटोफाइट कहते हैं, एक को स्पोरोफाइट कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गमीटोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट है और इंडिपेंडेंट है, जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन गमीटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है, उसके साथ अटैच्ड होती है। उसके बाद ये होमोस्पोरस प्लांट्स होते हैं, एक तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें एम्फीबियस प्लांट्स भी कहा जाता है। ये जो एम्फीबियस प्लांट्स वाला पॉइंट है ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, जैसे हम आगे देखते हैं। व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड बिकॉज दे कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम वाटर। एम्फीबियस, जैसे कि एनिमल्स में एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग्स, टोड्स वगैरह, उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियन इसलिए कहा जाता है वो पानी में भी रहते हैं और खुश्की पर भी रहते हैं, लेकिन पानी के बिना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। चूंकि वो पानी के बिना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एम्फीबियन कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट्स को भी एम्फीबियस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। तो ये अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो, इन्हें एम्फीबियस ऑफ प्लांट्स क्यों कहा जाता है। क्लियर मेरे बेटे? अडेप्टेशन टू लैंड हैबिटेट अमूमन लॉन्ग में आता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, नहीं आते, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन एहतियातन याद कर लीजिए। व्हाट आर अडेप्टेशंस इन द ब्रायोफाइट्स इन रिलेशन टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर? पानी को कंजर्व करने के लिए ब्रायोफाइट्स क्या क्या अडेप्टेशंस डेवलप करते हैं? पहली इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन ये है कि इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर बॉडी, कंपैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी। अब जितनी बॉडी कंपैक्ट होगी और मल्टीसेलुलर होगी उतना उसका सरफेस एरिया कम होगा। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ड्राई लैंड कंडीशन में एक्सपोजर भी कम होगा और उतना ही पानी कंजर्व रहेगा बॉडी के अंदर। सो ये पहला पॉइंट है जो तरीके से ज़हन में रख लो। अ कंपैक्ट मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड व्हिच हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर by reducing cell surface area exposed to dry land conditions.
क्लियर। उसके अलावा इनके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें राइजाइड्स कहते हैं, जिनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एक एंकरेज। तो ये भी पानी को अब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए पानी मैक्सिमम बॉडी के अंदर कंजर्व रहता है। उसके बाद हम ट्रेक्योफाइट्स में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। रावलपिंडी बोर्ड 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेक्योफाइट्स को वेस्कुलर प्लांट्स क्यों कहते हैं, और इनकी 4 सब डिविजन्स के नाम बताएं। ये मैं पहले बता चुका हूं मेरे बेटे, ट्रेक्योफाइट्स को वेस्कुलर प्लांट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये फिर ज़हन में रख लो, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम हो उनको वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम ना हो उन्हें नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो इनकी 4 सब डिविजन्स भी अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा एंड ट्रियोप्सिडा। These are 4 subdivisions of ट्रेक्योफाइट्स। इन चारों को आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। क्लियर मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, भावलपुर बोर्ड 2015 में आया, राइट द नेम्स ऑफ 2 एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स में ट्रेक्योफाइट्स, 2 एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नाम बताएं जी। कुक्सोनिया इज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज, रेनिया, साइलोफाइटन, हॉर्नियोफाइटन। तो ये 4 है, इनमें से कोई सी 2 याद कर ले। एहतियातन 4 ही याद कर ले, एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद जी ये देखिए कितनी मर्तबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। Why the plants belonging to group Sphenopsida are called as arthrophytes? इन्हें आर्थ्रोफाइट्स क्यों कहा जाता है? ये मेरा ख्याल है आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो वैसे एक बार देख लो। इनको आर्थ्रोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं। ये आपको डायग्राम में नजर भी आ रहे हैं, इनके अंदर बहुत से जॉइंट्स पाए जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे इंसान के जॉइंट होते हैं ना, तो इसलिए इन्हें आर्थ्रोफाइट्स कहा जाता है। आप हर नोड पे देखो एक वर्ल्ड ऑफ ब्रांचेस का घेरा होता है जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए होता है। तो इसको एक बार जनरली देख लो, आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। व्हाट इज राइजोम? राइजोम इज एन अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम विच बियर रिजाइड। ये आपको नजर आ रहा है कि वो स्टेम जो अंडरग्राउंड है और उसके ऊपर राइजाइड लगे होते हैं। राइजाइड का क्या फंक्शन है मैं पहले बता चुका हूं, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एंकरेज। तो वो स्टेम जिसके ऊपर राइजोम हो और अंडरग्राउंड हो, सॉरी राइजाइड हो और अंडरग्राउंड हो, उसे राइजोम कहते हैं। The underground stem is called rhizome and it bears rhizoids. तो ये जहन में रहे कि राइजोम और राइजाइड में क्या फर्क होता है। राइजाइड वो स्ट्रक्चर्स हैं जो राइजोम पे लगती हैं और राइजाइड्स का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और प्लांट बॉडी को एंकर किए रखना, जबकि राइजोम इज एन अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम। व्हाट इज प्रोथैलस? ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एडिएंडम लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट है जी प्रोथैलस। तो इसको एक बार वैसे देख रहे हैं तो देख लें, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेक्योफाइट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट, 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है। ये आपको पहले भी बता चुका हूं। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ट्रेक्योफाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट। इट मींस कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, ट्रेक्योफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेट होती है, या ब्रायोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देख चुके हो कि उनके अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेट और इंडिपेंडेंट होती है, जबकि ट्रेक्योफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेट होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है, ध्यान में रख लो। दोनों के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, लेकिन फर्क ये है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेट होती है, जबकि ट्रेक्योफाइट के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेट होती है। क्लियर? ब्रायोफाइट के अंदर चूंकि गैमेटोफाइट डोमिनेट होती है तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के साथ अटैच होती है और उस पर डिपेंडेंट होती है। क्लियर? जबकि ट्रेक्योफाइट्स में गैमेटोफाइट अमूमन डिपेंडेंट होती है और बाज़ औक़ात रिड्यूस्ड होती है और इनकॉन्स्पिकुअस होती है। उसके बाद
एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट इज कंपोज्ड ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये इसका कंपोनेंट है। जबकि ट्रेक्योफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है। ये फर्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों। वो ये भी पूछ लेता है कि ब्रायोफाइट और ट्रेक्योफाइट के स्पोरोफाइट्स में क्या फर्क है। ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट की बॉडी किससे कंपोज्ड होती है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, जबकि ट्रेक्योफाइट्स की बॉडी, स्पोरोफाइट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स पर मुश्तमिल होती है। क्लियर? तो ये फर्क अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें बेटे। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोर्ड में कितनी मर्तबा आ चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। होमोस्पोरी उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एक ही तरह के स्पोर्स बनते हो। होमो मीन एक ही तरह और स्पोरी मीन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। So it is a condition in which plants produce same kind of spores. यानी homosporous plants produce same kinds of spores and this condition is known as homospory. Clear? जितने भी लैंड प्लांट्स हैं ना ट्रेडोफाइट्स तक, वो सारे के सारे होमोस्पोरस हैं। And heterospory is a condition in which plants produce different kinds of spores. Hetero mean different, spory mean production of spores. Clear? So ट्रेडोफाइट्स से आगे जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स हैं, स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब होता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उन्हें स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। और स्पर्मेटोफाइट्स सारे के सारे हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं, यानी वो डिफरेंट तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, अमूमन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। इट्स ओके मेरे बेटे। देखें जी, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोफिल एंड मेगाफिल, देख लें कितनी मर्तबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। 7 मर्तबा डिफरेंट बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। आपके गुजरांवाला बोर्ड में 2 मर्तबा आ चुका है। माइक्रोफिल एंड मेगाफिल। माइक्रोफिल आर स्मॉल एंड सिंगल वेन्ड लीव्स, छोटे होते हैं, माइक्रो मीन छोटे, और उनके अंदर एक ही वेन होती है। माइक्रोफिल्स आर प्रेजेंट इन लाइकोप्सिडा। मेगाफिल्स आर लार्ज लीव्स having divided veins and veinlets with an expanded leaf blade or lamina। इस डायग्राम को गौर से देखें। ये जी माइक्रोफिल है, माइक्रोफिल आपको नजर आ रहा है। इसका लीफ स्मॉल होता है और इसके अंदर आपको एक सिंगल वेन नजर आ रही है, सिंगल। अब इसकी फर्दर इस तरह से डिवीजन्स नहीं है, ये वेनलेट्स नहीं है, क्योंकि एक सिंगल वेन है, अनडिवाइडेड वेन है, तो इसको माइक्रोफिल कहा जाता है। ये लाइकोप्सिड्स में पाया जाता है। क्लियर? अब इधर मेगाफिल को देखिए, ये जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स हैं उनके अंदर मेगाफिल्स होते हैं। इसके अंदर ये वेन आपको डिवाइडेड नजर आ रही है, ये देखें जी वेन, ये लार्ज वेन मजीद डिवाइड हो रही है वेनलेट्स के अंदर, और इसका ये जो ब्लेड है, ये लैमिना, ये लार्ज है, तो इसे मेगाफिल कहते हैं। तो ये फर्क ज़हन में रख लें। मेगाफिल के अंदर डिवाइडेड वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती हैं, और इनका ब्लेड और लैमिना एक्सपेंडेड होता है, काफी चौड़ा होता है, सरफेस एरिया उसका काफी सारा होता है। और मेगाफिल फर्न्स और स्पर्मेटोफाइट्स में पाई जाती है। माइक्रोफिल स्मॉल होते हैं और इनके अंदर सिंगल वेन लीव होती है जो कि अनडिवाइडेड होती है। इट्स ओके मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये भी रावलपिंडी बोर्ड 2017, डीजी खान बोर्ड 2018 और मुल्तान बोर्ड 2018 में आ चुका है। व्हाट इज ओवरटॉपिंग? ये आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि पहले, अब यहां पर देखो, इस प्लांट की ब्रांचेस आपको इक्वल नजर आ रही हैं। ये सारी ब्रांचेस इक्वल है, दिस इज इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस। तो क्या हुआ, थोड़ी सी एवोल्यूशन हुई तो इन प्लांट्स के अंदर अनइक्वल डेवलपमेंट शुरू हो गई। This unequal development of various branches is called overtopping. So some branches remained short while other branches grew and expanded at a much faster pace. कुछ छोटी रही, कुछ ज्यादा ग्रो कर गई। तो this unequal development of various branches is called
ओवरटॉपिंग। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद जी एवोल्यूशन ऑफ सीड्स में देखते हैं कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज इसमें से बहुत सारे आते हैं, को बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है। व्हाट इज ओव्यूल? सरगोदा बोर्ड 2014, भावलपुर बोर्ड 2018 में आ चुका है। व्हाट इज ओव्यूल? बेटे स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर ये आपको मेगास्पोरेंजियम नजर आ रहा है, ये जी मेगास्पोरेंजियम है, और इसके अंदर ये मेगास्पोर है। जब इस मेगास्पोरेंजियम के गिर्द एक इंटेगुमेंट बन जाए, एक कवरिंग बन जाए, so this integumented megasporangium is known as ovule। तो ओव्यूल की ये डेफिनेशन रट ले, अच्छे तरीके से ज़हन में भी उठा ले और इसको अजबर भी कर ले। ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड इंडहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। ये तीन लफ्ज हैं, इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। बुनियादी तौर पर ये दो लफ्ज भी आपने लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंडेसेंट जो क्लोज्ड हो, जो स्प्लिट ना होता हो। सो जब मेगास्पोरेंजियम के गिर्द इंटेगुमेंट बन जाए, इंडेसेंट हो जाए, उस वक्त उसे ओव्यूल बोलते हैं। क्लियर? आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी, गुजरांवाला बोर्ड 2016, सरगोदा बोर्ड 2016 में आ चुका है। डिफाइन सीड एंड ओव्यूल एंड डिफाइन सीड एंड फ्रूट। ये अलग अलग, गुजरांवाला बोर्ड में डिफाइन सीड एंड ओव्यूल आया था, सरगोदा बोर्ड में डिफाइन सीड एंड फ्रूट आया था। तो हम तीनों की डेफिनेशन देखते हैं। ओव्यूल की हम डेफिनेशन पहले देख चुके हैं। द इंटेगुमेंटेड इंडहिसेंट मेगास्पोरेंजियम इज एन ओव्यूल। सीड इज डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब देखो ना ओव्यूल क्या है। सबसे पहले इस मेगास्पोरेंजियम के गिर्द जब इंटेगुमेंट बन गई, तो इस इंटेगुमेंट बनने के बाद इसे हम क्या कहेंगे? ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगी, दिस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। इसे क्या कहेंगे? सीड। सो ये जो सीड है, दिस इज एक्चुअली अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्लियर? अब आपको इल्म है कि ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये अंदर ओव्यूल नजर आ रहा है ना। ओव्यूल के इर्द गिर्द क्या है? ओवरी। और वो ओवरी जब मैच्योर होती है, सीड को सराउंड किए होती है, उसे प्रोटेक्ट की होती है, वही ओवरी पक कर फल बन जाता है। क्लियर? सबसे पहले होता है ये एक सीक्वेंस अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। सबसे पहले होता है बेटे मेगास्पोरेंजियम, ये आपको नजर आ रहा है जी मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के गिर्द जब इंटेगुमेंट बनी तो वो बन गया ओव्यूल। ओव्यूल की जब होगी फर्टिलाइजेशन तो वो बन गया सीड। क्लियर? और सीड के गिर्द ओवरी जब मैच्योर होगी, पक गई, तो वो बन गया फल। तो ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। अ फ्रूट इज ए मैच्योर ओवरी दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सीड एंड एड्स इन इट्स डिस्पर्सन। क्लियर मेरे बेटे? आगे देखेंगे जी डिफरेंशिएट बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। रावलपिंडी बोर्ड 2017, डेरा गाजी खान बोर्ड 2019 में आया है। यह आपको अच्छी तरह पता है कि जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड नेकेड होते हैं। ये आपको जिम्नोस्पर्म नजर आ रहा है, इनके सीड्स के गिर्द कोई फ्रूट नहीं है, ये नेकेड सीड्स है, ढके हुए नहीं है। क्लियर होगी बात? जबकि एंजियोस्पर्म्स आर कवर्ड, देयर सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट्स। एप्पल खाया उसके अंदर से बीज निकलते हैं, आम खाया उसके अंदर से बीज निकलते हैं, तो उनके बीज के गिर्द फ्रूट होता है। सो जिनके बीज के गिर्द फ्रूट होता है वो ढके हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं, उन्हें एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है? और वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब देखते हैं, एंजियोस्पर्म पर फ्लावर लगते हैं जबकि जिम्नोस्पर्म पर कोई फ्लावर्स नहीं लगते। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर? Stamens and carpels are the essential or reproductive parts,
while sepals and petals are the non-essentials are non-reproductive parts. ये फ्लावर आपको नजर आ रहा है, इसको गौर से देखो, इसके अंदर ये आपको स्टेमन नजर आ रहा है और ये अंदर आपको कार्पल नजर आ रहा है। स्टेमन एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। स्टेमन के फर्दर दो हिस्से होते हैं, एक ये फिलामेंट और एक उसके एंड पर एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जबकि कार्पल के फर्दर तीन हिस्से होते हैं, एक इसकी बेस जिसे ओवरी कहते हैं जिसके अंदर ओव्यूल होता है, एक स्टाइल और एक स्टिग्मा जहां पे पोलन ग्रेन आकर गिरता है। तो ये दोनों पार्ट चूंकि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं इसलिए इन्हें एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। जबकि ये जो फूलों की पत्तियां, पेटल्स और इनके नीचे सब्ज सेपल्स जो होती हैं, इनका रिप्रोडक्शन में इतना रोल नहीं होता है, तो इसलिए इन्हें नॉन एसेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहा जाता है। इट्स ओके मेरे बेटे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। जब डायग्राम में नजर आ रहा है ओव्यूल, इसको गौर से देखो, यहां पर एक एग है और ये आपको दो न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। अब आप ये देखो कि यहां पर दो मेल गैमेट्स हैं। ये जो पोलन ट्यूब के जरिए, ये पोलन ट्यूब है, इसके जरिए ये दो मेल गैमेट्स आए। अब इन दो मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज होगा, एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होगा। एग हैप्लॉइड है और सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है। अब चूंकि दो मेल गैमेट्स आए हैं, एक मेल गैमेट फर्टिलाइज हुआ एग के साथ तो बना जाइगोट, एक फर्टिलाइजेशन ये हुई, दूसरा एग सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिला तो ये एक ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बना। तो ये जो दो फर्टिलाइजेशन हुई है इनको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा लेकिन नहीं होना आपने। एंडोस्पर्म ट्रिप्लाइड है और जाइगोट डिप्लाइड है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चूंकि जो मेल गैमेट आ रहा है वो भी हैप्लॉइड है और जो एग है वो भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड उसे कहते हैं जिसमें एक सेट हो क्रोमोसोम का, आदि होते दांत। जब ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलेंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, उसमें क्रोमोसोम के दो सेट्स हो जाएंगे। अब यहां पर ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था ना, दो न्यूक्लियाई के मिलने से, ये ऑलरेडी डिप्लॉइड है, इसमें ऑलरेडी दो सेट्स हैं क्रोमोसोम के। जब तीसरा सेट मेल गैमेट का भी मिलेगा तो दो ऑलरेडी मौजूद हैं, तीसरा सेट जब मिलेगा तो ये ट्रिप्लाइड बन जाएगा। क्लियर? ये देख लें बोर्ड के एग्जाम में कितनी मर्तबा आ चुका है, सिर्फ लाहौर बोर्ड में ये 3 मर्तबा आ चुका है क्वेश्चन। सो डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एंजियोस्पर्म्स, ये भी ज़हन में रख लें। अब ये प्रोसेस ध्यान में रखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग। मैं बता चुका हूं कि ये एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो रहा है और जाइगोट बना रहा है, एंड अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ मिल रहा है और क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म, टू फॉर्म एंडोस्पर्म, और वो एंडोस्पर्म क्या है? ट्रिप्लाइड है। क्लियर? तो ये जो सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये कैसे बन रहा है? दो न्यूक्लियाई के मिलने से। तो ऑलरेडी ये डिप्लॉइड है, तो जब इसके साथ मेल गैमेट मिलेगा तो ये ट्रिप्लाइड बन जाएगा। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन की अहमियत क्या है? इसमें बेटे ये जो एंडोस्पर्म बन रहा है ना, इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस देखें। द ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म formed in double fertilization develops into a multicellular nutritive tissue, यानी ये डेवलपिंग सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो इस तरीके से प्लांट सीड आसानी के साथ जर्मिनेट कर जाता है। उसके बाद देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
मुल्तान बोर्ड 2014, डीजी खां बोर्ड 2018, लाहौर बोर्ड 2019, गुजरांवाला बोर्ड 2014, फैसलाबाद बोर्ड 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसकी अहमियत आपको नजर आ रही है कितनी ज्यादा है। तो हम इन दोनों के डिफरेंसेस को देखते हैं। मोनोकॉट्स, मोनोकॉट, मोनो मीन एक, कॉट मीन कॉटिलेडन्स। इनके अंदर, इनके सीड्स के अंदर एक कॉटिलेडन होता है। डाई मीन दो, कॉट्स मीन कॉटिलेडन्स। तो डाइकॉट्स की कॉटिलेडन्स के सीड्स के अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं। क्लियर मेरे बेटे? ये आप गौर से देखो, इस सीड में एक कॉटिलेडन है जबकि इसके अंदर दो कॉटिलेडन्स है। दूसरा फर्क देखिए जी, मोनोकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा है, ये मोनोकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स इस तरीके से स्कैटर्ड नजर आ रहे हैं, जबकि डाइकॉट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रॉपर रिंग बना रहे हैं। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। सो डाइकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स रिंग्स की फॉर्म में होते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, मुंतशिर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तीसरा फर्क जी, मोनोकॉट्स के अंदर लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती है। ये देखो ना, ये जो वेनेशन है ये पैरेलल है, एक दूसरे के मुतवाजी है, पैरेलल है। जबकि डाइकॉट्स में लीव्स के अंदर वेनेशन रेटिकुलेट होती है, एक नेटवर्क बनाती है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है। आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है। तो पहला फर्क सीड्स में देखना है, दूसरा वेस्कुलर बंडल्स में, तीसरा लीव्स में देखना है। उसके अलावा मोनोकॉट की जो स्टेम है वो हर्बेशियस होती है, वुडी नहीं होती, जबकि डाइकॉट्स की स्टेम वुडी भी हो सकती है, हर्बेशियस भी हो सकती है। उसके अलावा ये नंबर ऑफ पेटल्स देखें, मोनोकॉट्स के अंदर पेटल्स की तादाद 3 या 3 का मल्टीपल हो सकती है, 6, 9, 12। ये आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है, ये 6 पेटल्स है, यानी या 3 होंगी या 3 का मल्टीपल्स होंगी। जबकि डाइकॉट्स के अंदर पेटल्स या 4 या 5 या 4 और 5 का मल्टीपल्स होंगी। क्लियर मेरे बेटे? ये फर्क अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। क्लियर? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे बेटे, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ज़हन में रख ले। इन्हीं क्वेश्चंस में से एमसीक्यूज आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को आपने याद कर लिया तो आपको लॉन्ग याद करने में भी बड़ी आसानी रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।